शुक्रिया फारूक साहब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो हर एक के मन में है, हर एक वो सवाल करना चाहते हैं। आज मैं आपसे वो सवाल करूंगा। सुनने में आता है कि यहाँ पे आज हॉस्पिटल होता गोपालपुरा में, लेकिन आपने उस पे स्टे लाया, उस पे काम रोका, उस पे मना किया बनने से। तो क्या वजह थी और ये बात किस हद तक सही है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम, उनका काम सब पहचाना है, सब जानते हैं। तो वेलकम करते हैं डीएसपी साहब फारूक अली खान को। आज हमारी चैनल में ये आए हैं, तो इनसे कुछ सवालात करेंगे। उनसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, शेयर करो, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद यही है कि हम ऐसी बात करेंगे इस चैनल पे, ऐसी शख्सियत को आपके सामने खड़ा कर देंगे जो समाज के लिए कुछ करेंगे, जो समाज के लोगों के लिए कुछ करेंगे। फारूक साहब, अगर देखा जाए कि आपने सब इंस्पेक्टर हो गया आपका, उसके बाद इंस्पेक्टर बने आप, उसके बाद डीएसपी, एक मामूली गवर्नमेंट स्कूल से जो एक छोटे गांव में गोपालपुरा में पढ़ता है, ये सफ़र कैसे आज तक आपने तय किया, अब तक, इस प्रेजेंट डेट तक? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक तआला कमा वरदा सूरह हदीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा साबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द ला अनफुसिकुम व इला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरहा इन्ना ज़ालिका इलल्लाहि यसीर। सदक़ल्लाहु व रसूलुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब्दुका व रसूल का व खलील का व हबीब का मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहिम फमन युरिदिल्लाहु अन यदय्या व यशरह सदरहु लिल इस्लाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन बिलिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खालिद शाह साहब का बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर मेरे पास आए, मेरे जैसे छोटे कदामत वाले इंसान के पास आए और मेरे ख़यालात जानने चाहे। मैं इनकी चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि इन्होंने अपनी मेहनत और कोशिशों से इस चैनल को इंट्रोड्यूस किया, इस चैनल का इर्तिका किया, जिससे एक आम इंसान भी अपनी बात, अपना तजुर्बा, अपनी ज़िंदगी के जो मरहले गुजरे हैं वो लोगों के सामने रख सकते हैं। हालांकि इस गांव में बहुत से प्लेटफार्म हैं, लेकिन उन प्लेटफार्म में इतनी सैचुरेशन है कि एक आम इंसान लोगों तक बात नहीं पहुंचा सकता है। तो मैं इस सिलसिले में इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और इनकरेज करता हूँ। मुझे एक याद आ गई, जब इंदर कुमार गुजराल साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक बिल पेश हो गई दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उस बिल का मकसद था कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ मीडिया को आज़ादी के साथ आज़ादी मिले। लेकिन उसके बाद जब ये बिल पास हो गई तो हर इंसान को अपनी बात लोगों तक रखने का मौका मिला, जिसमें कोई उनको हेजिटेशन नहीं हो। तो उस वक़्त मेरे दिल में ख्याल आ गया कि काश हमारे इस हाईलैंड में आता है गोपालपुरा, कलान, खुर्द, उसके बाद आता है रामपुरा, ये हमारा कहरीबल, चिट्ठी सिंहपुरा, देवीपुरा, ये प्लेटो को जो गांव हैं, काश इनमें से कोई ऐसी चैनल हो, इंट्रोड्यूस हो, जिस चैनल के ज़रिए यहाँ के लोग आसानी से अपनी बात, अपने मसाइल लोगों के सामने रखें। चंद रोज़ पहले जब मैंने एक इंटरव्यू देखा खालिद साहब की वसातत से, इसकी चैनल की वसातत से, तो मैं बड़ा खुश हो गया उस वक्त। तो मैं इसको इनकरेज करता हूँ, इस चैनल को अल्लाह ताला इसको और इसकी चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो इसकी चैनल की। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मौजू की तरफ आता हूँ। खालिद साहब का सवाल रहा कि मैंने इतनी लंबी सर्विस, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद डिफरेंट प्रमोशनें लेकर
اور وہ بھی ایک گورنمنٹ اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور اس لمبے سفر کے دوران میں آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ خالد صاحب کو میں ایک یہ بات کہوں کہ میں نے اس سے پہلے ہی آپ کو ایک تلاوت کی ہے. سورہ حدید کی آیت ہے یہ. اس میں لکھا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ایک انسان کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کو پہنچ جاتا ہے. ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی یاد ہوتی ہیں کہ جس میں ایک انسان اس میں اسسٹ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے. سب سے پہلے میں پڑھائی کا جو اس نے بولا کہ ایک گورنمنٹ اسکول سے آپ نے ایک پڑھائی شروع کی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بولوں گا کہ اس میں سب سے جو رہا ہے رول وہ میرے والدین کا ہے. میرے والد صاحب پرانے تھوڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن وہ میرا بڑا خیال رکھتے تھے پڑھائی کے سلسلے میں. وہ زیادہ باہر جانے نہیں دیتے تھے. اس کو پتہ تھا لوگ جو باہر کا سسٹم ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لڑکے بھی ہیں، برے بھی ہیں. وہ بڑا خیال رکھتے تھے میرا کہ وہ زیادہ باہر نہ گھومے، زیادہ اس کا دھیان پڑھائی کی طرف ہی رہے، اور خود بھی مجھے گائیڈ کرتے تھے. دوسرا جو میری والدہ محترمہ تھی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، دونوں کو، والدین کو، تو انہوں نے بھی میری پرورش پہ بڑا خاص خیال رکھا ہے. اس نے مجھے کبھی جھوٹ نہیں بولنے دی. اور مجھے یاد ہے کہ جو غذا اس نے مجھے کھلائی ہے بچپن سے، وہ مجھے لگا حلال کی غذائی. میرے والد صاحب بھی زمیندار پیشے سے تعلق رکھتے تھے، باغبانی کرتے تھے، باغوں کے ساتھ تھے، زمین کے ساتھ تھے. مجھے ان کا وہ پسینہ یاد ہے جب وہ کام کرتے تھے کھیتوں میں، تو پسینہ نکلتا تھا گرمی میں. پھر وہ جاگ ہوتی تھی، سفید جیسی جاگ اس کے کپڑوں پر. تو جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے ساتھ لڑکے ہوتے تھے، چلو جی آج سنیما جائیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. لیکن مجھے والد صاحب کی وہ محنت یاد آتی تھی. میرا دل کرتا تھا کہ میں فلم دیکھوں، لیکن پھر جب مجھے وہ یاد آتی تھی کہ نہیں، میرے والد صاحب اس گرمی میں اس وقت باغ میں ہوں گے یا زمین میں ہوں گے، تو میں نہیں جاتا تھا. اور اسی سلسلے میرا نشہ جو ہے سگریٹ کا یا باقی وہ بھی نہیں رہا. یہ مجھے ماں باپ کی پرورش سے یہ ہوا. اس کے بعد ایز یوزول یہ نکل گئے فارم ایس آئی پوسٹ کے لیے، تو میں نے فارم فل اپ کیا. تو فارم فل اپ کرنے کے بعد میرا فزیکل ٹیسٹ ہوا. اور فزیکل ٹیسٹ میں آپ کو میں ایک بات بولوں کہ اس میں زیادہ مجھے گائیڈ کیا ہے اور اسسٹ کیا ہے وہ میرا بھائی ہے کہ ففیرہ بھائی، کزن بردر محمد شفیع الدین صاحب. یہ اس وقت نئے نئے ہوئے تھے، 2-4 سال اس کی سروس ہوگی اس وقت، لیکن آفس میں تھے یہ. ان نے مجھے وقتاً فوقتاً گائیڈ کیا. اور جو میرا پہلا مرحلہ تھا انٹرویو کا، فزیکل ٹیسٹ کا، اس پہ اس نے مجھے بولا کس طرح کرنا ہے، ریس کیا ہے، لانگ جمپ کیا ہے، ہائی جمپ کیا ہے. تو نیچرلی اس کی اسسٹنس سے، اس کی گائیڈ سے اس میں کامیاب ہو گیا. اور پھر میں پولیس میں آ گیا. پولیس میں نے 34 سال میں نے اپنی سروس پولیس میں کی ہے. 34 سال، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 34 سال کی سروس میں ہمارا پولیس کا جو ہوتا ہے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. 34 اور 34 کو اگر آپ جمع کرو گے 68 سال کی یہ بن جاتی ہے. دن رات 68 سال یہ بن جاتے ہیں. ان 68 سالوں میں مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے، کتنے مرحلے میں نے دیکھے. سوپور کا جو ہوا تھا ایپیسوڈ، اس میں نے ڈیوٹی کی ہے 93 میں. اس کے بعد جو سب سے بڑا بج بہارا میں ہوا تھا 94 میں ایپیسوڈ، وہ میں نے کیا ہے. یا بلراج یاترا جی کی ڈیوٹی تھی کے اوپر 96 اور 98 میں، جو اس وقت وہ طوفان آیا تھا، وہ اس وقت میں ڈیوٹی وہاں تھا. کھانا ساتھ ہوتے ہوتے بھی 3 دن ہم دن کو کھانا نہیں کھاتے تھے. 4 دن بھی ہوتے تھے، کھانا ٹفن ہوتا تھا، کھانا ساتھ، لیکن میں ٹائم نہیں آتا تھا. ڈیوٹی میں ہم اتنے مست تھے. اور بڑا خوش اس کے ساتھ میں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی. آنیسٹلی میں نے ڈیوٹی کی، اور جہاں تک ہو سکا لوگوں کی میں نے مدد ہی کی. اور ماں باپ کی دعا سے میں ترقی بھی کرتا رہا. کبھی میرے کریکٹر میں کوئی بیڈ انٹری نہیں ہوئی ہے، کبھی مجھے انکوائری فیس نہیں کرنی پڑی ہے، کبھی مجھے افسروں کا داڑا نہیں ملا. جو ماں باپ نے مجھے سکھلایا، جب میں ٹریننگ کے لیے نکلا گھر سے، جوائن کیا پولیس میں، میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ میں بھی فورس میں رہا ہوں بیٹا، آپ ڈیوٹی جا رہے ہیں، آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں دکھانا کہ میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، لڑائی نہیں کرنا. استادوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہنا، کیونکہ استاد ہی جو سکھائیں گے وہی آپ کو آگے زندگی میں کام آئے گا. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں تھوڑا آگے نکلا.
फिर मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना, इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी बना, डीएसपी के बाद मैं सिलेक्शन गया, डीएसपी बना। और 1 महीना पहले मेरी वो हो गई इनसे टू प्रमोशन, जो मैं एसपी ग्रेड में आ गया। तो खुदा का शुक्र है, मैं उसका कहाँ ये शुक्र बजा लाऊं। और उसने मेरे मुकद्दर में ये रखा था, अल्लाह ताला एक इंसान पर उतना ही बोझ डालता है जितना उठा सके। अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पर ये बोझ डाला था। नौकरी मैंने की, हालांकि मुझे याद है, मैं आपको एक बात है बोलूँ, मेरे से भी ज़्यादा ज़हीन लड़के मेरे साथ पढ़ते थे जो मेरे क्लास फेलो हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। जब मैं सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ, मेरी ट्रेनिंग हो गई, मेरी पोस्टिंग अनंतनाग में हो गई, तो यहाँ एक अनएम्प्लॉय जो यूथ था, बेरोज़गार लोग थे, उन्होंने धरना दिया था, स्ट्राइक पर थे, भूख हड़ताल पर थे। हम उस वक्त छोटे थे, प्रोबेशनरी में थे हम। तो हमें भेजा गया, जाओ ये डील करो, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी, जाओ इसको एड्रेस करो। फिर मैं गया, मैंने अपने क्लास फेलो जो मेरे साथ रहे हैं, मैंने उनको देखा, उनके साथ फिर मैंने वहाँ उनको डील किया। फिर मैंने सोचा कि कुछ लड़के ऐसे भी थे जो मुझसे भी ज़्यादा काबिल थे, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। फिर उनको नौकरी नहीं मिली, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है नसीब में वो मिलता है। और ये मेरे नसीब में था, ये मुझे मिला, यहाँ तक पहुँचना था, ये मुझे मिला। तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला का बड़ा मशकूर हूँ, और उन लोगों का जिन्होंने मुझे गाइड किया, और अपने वालिदैन का जिन्होंने मुझे अच्छी ग़िज़ा खिलाई, अच्छी तरबियत दी, और मैं इस ओहदे तक पहुँच गया। तो शुक्रिया फारूक साहब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो हर एक के मन में है, हर एक वो सवाल करना चाहते हैं। आज मैं आपसे वो सवाल करूंगा। सुनने में आता है कि यहाँ पे आज हॉस्पिटल होता गोपालपुरा में, लेकिन आपने उस पर स्टे लाया, उस पर काम रोका, उस पर मना किया बनने से। तो क्या वजह थी और ये बात किस हद तक सही है? खालिद साहब, जहाँ तक अस्पताल का ताल्लुक है, ठीक है, अस्पताल यहाँ आया था, लेकिन मुझे एक आप बात बोलो, जहाँ एक मिडिल स्कूल हुआ करता था पहले हमारे गोपालपुरा कनाल में, फिर गांव की पॉलिसी बन गई, नहीं ये सेंटर में होना चाहिए। इस मिडिल स्कूल को उठाकर सेंटर उन्होंने माना नीचे, जो आपको पता है सेंटर प्लेस कहाँ है, जहाँ बड़ी जामा मस्जिद है। यहाँ से स्कूल उठाया तो पहुँचाया सर, क्यों, ये सेंटर में नहीं है। इस स्कूल में मैंने भी पढ़ा है, तो आपने भी पढ़ा। उसके बाद जहाँ मस्जिद थी, जामा मस्जिद, जहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ते थे, चारों गांवों के जितने भी यहाँ हैं, तो वो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद वो भी चेंज हो गया, कहा नहीं ये कॉर्नर में, तो इसको ले जाओ जी सेंटर में। इसको उठाया, जो गांव की ये बड़े लोग हैं, जिनके पास जो एडम में, मैं उसको बोलूँगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन में, जो गांव का एक औकाफ होता है, उन्होंने फैसला लिया, नहीं जी ये ठीक नहीं है, एक गांव में है, इसको सेंटर में ले लो। आप मुझे ये बताओ कि एक अस्पताल आप बनाना चाहते हैं तालाब में, तालाब स्टेट लैंड थी, 1954 तक ये मिल्कियत थी, ये हमारी मिल्कियत थी। जब बिग लैंड एबॉलिशन एक्ट पास हो गया, तो ये स्टेट लैंड बन गई। मिस्ल हिकियत में हमारी ये मिल्कियत निकलती है। तो जब स्टेट लैंड बन गई, तो तालाब था, यहाँ बहुत से वाक़े यहाँ हो गए गाँव में। आपको पता है यहाँ मार्टन कैनल चलती है, नहरी मार्टन, इसका पानी मार्च से या मई से या अप्रैल से शुरू होता है, अगस्त तक, अक्टूबर तक। तो अक्टूबर के बाद पानी इसमें नहीं होता है। ये तालाब एक ऐसा सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ पानी जमा रहता था, साफ शफाफ पानी इसमें होता था, पानी जमा रहता था पूरा साल भर। और इसी मकसद के लिए ये खुदवाया गया उस वक्त। ये मैन मेड है, ये आबाद ज़मीन थी, इसको खोदा गया, तालाब को खोदा गया, तो तालाब बनाया गया। ये 3 कनाल 8 मरले है, ताकि जब नहर का पानी बंद हो, यहाँ के मवेशी हों। आपको पता है घास के छत होते थे पहले, सही, कभी भी आग का खतरा होता था, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं हकई, सही, मतलब खुश्क साली होती थी, बारिश नहीं होती थी, जल्दी बर्फ़ नहीं होती थी। लोगों को डर रहता था कि अगर किसी जगह से चिंगारी उठी
घास वाले छत पर पड़ गई तो आग लग जाएगी, फैलते फैलते ये आग पूरे गांव इसमें इसकी लपेट में आ जाएगी। तो उस वक्त जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो ये तालाब था, और उस वक्त इतने ट्यूबवेल भी नहीं थे, नलकों का पानी भी नहीं था। तो लोग जो यहाँ के मवेशी थे, दूर दूर से लोग आते थे गांव से, तो यहाँ पानी पीते थे। तो एक इस मकसद के लिए बना था। दूसरा, ये तालाब चारों गांव के कॉर्डर में है, एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। आप देखो, मतलब मैं सीधी बात बोलता हूँ, इसमें ये दो वो नहीं है। आपकी चैनल है, ये इबादत है। अगर आप इस चैनल के जरिए सही काम करोगे, इबादत है। अगर गलत आप करोगे, ये मुनाफिकत है। आप समझे मेरी बात? कितनी फर्क है। सही बात की, सही काम किया, इबादत। अगर आपने उधर इधर मोड़ तोड़ के बात की तो ये मुनाफिकत है। क्योंकि मैंने इसको सिटे लाया इस गर्ज के लिए। नंबर एक, मेरा भी एक, देखो मैं भी एक पार्ट हूँ सोसाइटी का। आपने अभी बोला कि आप मुलाजिम हैं, गैजेट अफसर रैंक में, आप रिटायर हो गए या कुछ है, क्या है, पढ़े लिखे, मुझे भी हक है बात करने का। तो मैंने सोचा उस वक्त, नंबर एक, इसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आप देखो, गाड़ी अड्डे से आती है, अड्डे से आने के बाद पहुंचती है यहाँ चौक में। चौक के बाद जो हमारी एंट्री है, दो गाड़ियां क्रॉस नहीं हो सकती। कल जब यहाँ अस्पताल बनता, एम्बेसडर, ये जो गाड़ी है मिनी बस या ये एम्बुलेंस होगी, यहाँ एम्बुलेंस में बीमार ने जाना है, रेफर होना है। अब जब बीमार एम्बुलेंस में जाएगा, चाहे अनंतनाग जाएगा या मटन जाएगा, आगे से दूसरी गाड़ी आएगी। जब दूसरी गाड़ी आगे से आ गई, बोलो उस मरीज को कितनी देर तक वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मैं इस मकसद के लिए मैंने गलत बोला या सही बोला? मैं चाहता था कि जिस तरह स्कूल सेंटर में गया, जिस तरह मस्जिद सेंटर में गई, अस्पताल भी सेंट्रल प्लेस जाना चाहे, जहाँ रोड एक्सेसिबिलिटी, जहाँ गाड़ियाँ पार्क हो सके, नंबर एक। नंबर दो, आपको पता है कि जो निकास है हमारे पानी का, मतलब ये महला है कि इस तालाब में जमा होता है पानी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कल जब इसकी फिलिंग होगी, फिलिंग होने के बाद ये हमारे महले वालों का पानी कहाँ जाएगा? ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम का कोई इंतजाम हो गया, दो बातें। तीसरी बात यह है कि ठीक है, अब हम अस्पताल बनाएंगे यहाँ, मकान जो रोड, इसका इंटीरियर रोड है, मकान साथ साथ है, हार्डली आपको 10 फुट का रास्ता है। जो सड़क जो पहली बार मैग्डमाइज हुई सड़क, ये 10 फुट की है। कल फिर इसको एनहांस करना ही है। आप देखो गांव के कितने मकानों को गिरने का खतरा है, गिराने का खतरा है गवर्नमेंट के, वो उस वक्त इशू नहीं बनेगा। इन सब बातों को नजर रखकर मैंने बहुत दूर नजर डाली। दूर नजर के डालने के बाद मैं हाई कोर्ट में गया, मैंने इसको सिटे लाया इन बातों को मद्देनजर रखकर। बाकी ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड है, घास चराई है, उस पर किसी का हक नहीं है, गवर्नमेंट की है। ये एक इशू एक बन गया मेरे खिलाफ, हाँ जी नहीं जी ये कर रहा है, और मुझे भी मौका नहीं मिला मैं लोगों के सामने ये बात रखूं। मैंने आपको बोला कि यहाँ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ हमारे लिए जगह ही नहीं है, वहाँ बोलना ही नहीं देते हैं हमें। हाँ जी आप वो हैं, इस मसलक से हैं, इस मसलक से हैं, इससे। अब मैं आपका बड़ा शुक्रिया हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे इसमें मौका आ गया कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूँ। और मुझे भी मौका नहीं मिला कि मैं सर्विस में रहा ज़्यादा, तो मुझे मौका नहीं मिलता था कि जो मुझे बोलता था। फारूक साहब मेरे दोस्त यहाँ हैं, क्योंकि मैं इस सोसाइटी में बड़ा पला हूँ, इस सोसाइटी में मेरे यार दोस्त हैं, वो मुझे तंजन बोलते थे, फारूक साहब ने आपने ये किया, तो मैं उनको इस तरीके से जवाब दे देता था। तो अब आप ही बोलो, एज आप चैनल के हैं, चैनल आप चला रहे हैं, अब मैंने ये गलत किया है सही किया है? सेंट्रलाइज प्लेस हम करेंगे, चूज़ करेंगे, उसमें देखेंगे। कल एक बात एक यहाँ उठी, मैं आपको एक मिसाल एक दूंगा। यहाँ ग्राउंड का मसला है, ग्राउंड ये बोल रहे हैं सिक्टर में बनाएंगे। अब यहाँ की जो बरादरी है बोल रही है नहीं ये दूर है। जब ग्राउंड दूर होगा, अस्पताल ये दूर नहीं। अगर तुरी माले का रहने वाला है उसके लिए फिर ये अस्पताल दूर है या नज़दीक? उसके लिए दूर है। अब सेंटर कौन है? सेंटर वो जगह है, स्कूल है, वहाँ वो जगह देखनी है जहाँ सेंटर हो। उस सेंटर प्लेस को लोगों ने ऑक्यूपाई किया है। अब ऐसी जगह ला रहे हैं जहाँ फिर कल ऐसा मसला हो जाएगा जिससे लोगों को प्रॉब्लम होगी, और ख़ासकर हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। और नंबर 2, नंबर 3 ये बात है, मैं छोटा था, मैं 9th में या 8th में पढ़ रहा था, उस वक्त भी एक एजिटेशन ऐसी उठी गाँव में, नहीं जी तालाब को है छोड़ो।
तालाब जो ये पानी है मवेशियों के लिए वो है ये है, इसमें ये एनकरेजमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर एक झगड़ा एक हो गया, यहाँ एक मूवमेंट एक चली गाँव की इस हमारे महल के खिलाफ। उस वक्त हमारे महल वालों बरादरी ने जो हमारी डायनास उन्होंने उसको चैलेंज किया, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। जब उस वक्त उन्होंने इनकार किया, आज टू यस करेंगे, फिर उसी वक्त दिया होता है, मसला ही ख़त्म होता है, ये प्रॉब्लम नहीं होती। फिर जब मुझ पर ये बात आ गई, मैंने कहा मैं फिर इसमें इस तरह करूँगा, क्योंकि जो आइडियलिस्टिक इंसान होता है, देखो 3 तरह के लोग हैं दुनिया में, अब ये लम्हा हो जाएगा इंटरव्यू। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक इंसान, ए पर्सन हु डिस्कस पीपल, ए पर्सन हु डिस्कस आइडियाज, ए पर्सन हु क्रिएट्स इवेंट्स। या मैक्सिमम मैंने लोग देखे जो लोग डिस्कस करते हैं, उनका वो अच्छा सिस्टम मेरे पास मैं नहीं समझ रहा, क्योंकि लोग डिस्कस नहीं करने होते, आइडिया डिस्कस करनी है, इवेंट क्रिएट करने, कोई ऐसा काम करना है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको ये मतलब ये हमारी बरादरी तवज्जो नहीं दे रही, और ख़ास किसी इंसान पर, एक इंडिविजुअल पर कोई बात मंसूब कर रहे हैं, ये मेरे लिहाज से ये ठीक नहीं। नंबर 4, चौथा पॉइंट ये है कि आपको पता है कि बैक टू विलेज यहाँ होता है, हर गांव में होता है, यहाँ भी हुआ। फिर यहाँ टीम एक आ गया, उसमें IAS अफसर था या KS अफसर मुझे पता नहीं, लेकिन था, अफसर थे, ADC लेवल के अफसर यहाँ आए हुए थे। फिर बैक टू विलेज जब यहाँ प्रोग्राम हुआ यहाँ पंचायत घर में, तो वहाँ एक क्वेश्चन उठा अस्पताल के बारे में। फिर सुनने में आया कि वो जो IAS अफसर या KS अफसर था, उसने इनको कहा कि चलो जी हम मौके पर जाएंगे। वो आया यहाँ, उसने तशरीफ़ लाई इधर। जब उसने यहाँ ये जगह देखी, कहा ये अस्पताल के लिए मौजूद जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। हाँ अलबत्ता इस पर गंदगी है, इसको क्लियरेंस करेंगे, साफ़ रखेंगे, पानी साफ़ करेंगे, ये ठीक है। अब ये 4 बातें जो मैंने पॉइंट बोले, इसको मद्देनज़र रख कर आप ही बोलो, लोगों के सामने आपकी बात है, तो मैं कहाँ मैंने अपनी खुद गर्जी इसमें की। शुक्रिया फारूक साहब। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर देखा जाए, आपके इतने बेटे हैं, इनमें से 2 ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, और बाकी जो बच्चे हैं सुनने में आ रहा वो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनकी कोचिंग चल रही है। तो मैं भी एक बाप हूँ, और आपकी मैसेज क्या रहेगी लोगों के लिए कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओ, कैसे उनकी परवरिश करो, ताकि वो भी ज़िंदगी में पढ़ाई हासिल करे, कामयाबी हासिल करे। तो इस हवाले से आपका क्या राय है? खान साहब आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। जहाँ तक बच्चों की परवरिश का ताल्लुक़ है, तो सेम जिस तरह मुझे अपने वालिदैन ने परवरिश की, इस तरह मैं भी अपने बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि नज़रिया डिफरेंट है। मैं आपको एक बात एक बोलूँ, एक मिसाल एक मैं आपको दे दूँगा। मैं आ रहा था यहाँ से, तो मेरे साथ मेरा लड़का था, छोटा लड़का मेरे साथ था। मैंने घास उठाया था कमर पर गाय के लिए, तो मेरा दोस्त इस तरह आ गया तंजन, उसने बोला वो फारूक साहब आपने घास उठाया है, आप जॉब करते हैं, नौकरी में, आपका लड़का जो खाली चल रहा है। मैंने उसको क्वेश्चन किया, मैंने कहा बेटा देखो भाई साहब, माई सन इज सन ऑफ ए DSP, वाइल आई एम सन ऑफ ए फार्मर, दिस इज डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस। दूसरी बात ये है कि ये मैंने आपको एज ए ये किया, ये जोक ये मैंने आपको बोला। बाकी जो आपकी परवरिश का बच्चों का आप बोल रहे हैं, इस दौर में जो प्रेजेंट एज है, कंप्यूटर एज है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कंप्यूटर हाथ में होता है, उनको मोबाइल हाथ में होता है। सबसे पहले इसका ख्याल रखना है। आप देख रहे हैं फ़ोन में कितनी विंडोज़ है, कोई रिलीजियस का प्रोग्राम देखना चाहेगा वो भी है, कोई फिल्म देखना चाहेगा वो भी है, कोई ख़राब चैनल है वो भी है। अब अगर एक लड़का ख़राब चैनल की तरफ गया, अब बोलो नशा, वो नशे से खतरा है या उससे खतरा है? एक वालिदैन को इसका ख्याल रखना है, बच्चे को एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ जो मेरा तजुर्बा है, आप क्या बोलोगे, आप किस तरह चलाओगे, जो मेरा तजुर्बा है, मेरे बच्चे ने, छोटे वाले ने 10+2 कामयाब हो गया, उसमें डिस्टिंक्शन उसने लाई, लेकिन मैं अभी भी उसको मोबाइल नहीं देता, मुझे पता है क्या होता है। नंबर 3, बच्चों को पैसे की आदत नहीं रखनी।
बच्चों को पता चलना चाहिए कि पैसे कैसे कमाया जाता है। जी उनको खाओ पिलाओ अच्छी तरह से, उनकी निगरानी रखो, उनका जो माहौल है उसको देखो। बच्चे को खास कर देखो, बच्चा आइसोलेशन में मत है। अगर बच्चा आपको लगे कि आप घर में 4 बंदे बैठे हैं, अगर एक बच्चा आपसे आइसोलेट होता है, कमरे में अकेला बैठता है, देन देयर इज प्रॉब्लम, उसको चेक कर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाब करे, तरक्की की मंजिलें वो छुएं, ठीक रहें, मेरी दुआ है। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, मैं इस तरह की सोच रखता हूँ बच्चों के लिए। सही सही। चलो फारूक साहब शुक्रिया। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आपके रिटायरमेंट के चर्चे हैं और आप रिटायरमेंट होने वाले हो, तो उसके बाद आपका क्या प्लान रहेगा? सोसाइटी के लिए आप काम करोगे या कुछ बिजनेस बिजनेस कुछ प्लान है आपका? देखो, जो रिटायरमेंट का सिलसिला है, लोग बोल रहे हैं अभी हुआ या नहीं हुआ, मैं रिटायर हुआ हूँ, मसला नहीं है। मैं कागज़ बना रहा हूँ, मैं रिटायर हुआ हूँ। आपको पता है रिटायरमेंट के बाद पैसा भी आता है, वो इधर उधर हो जाता है। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है, मैं नौकरी से पहले भी बिज़नेस करता था। यहाँ क्या बिज़नेस है, ये सेबों का बिज़नेस है। ऑलरेडी हम हमारे पास बागात हैं, मेवा शेवा है, वो तो चलता है रूटीन। बाकी जो कोई बड़ा बिज़नेस है, मैं उसमें पैसा अंगेज नहीं करना चाहता। मेरा मकसद है कि मैं सोसाइटी की खिदमत करूँ। मैं सोसाइटी की खिदमत इस लिहाज से करूँ कि मैं उनको तालीम दूँ, मजहबी तालीम। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत किताबें पढ़ी हैं। सबसे बेहतरीन किताब जो मुझे लगी वो हमारा कुरान शरीफ है। मेरी नसीहत है हर माँ बाप को, वो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे। और जिसने कुरान नहीं पढ़ा है, बुढ़ापे में भी, बड़ी एज तक भी, कम से कम वो कुरान सुने। कोई पढ़े, वो सुने। तो मेरी यही नसीहत है वालिदैन को, बच्चों को। ठीक है, दुनियावी ज़िंदगी भी है, आखिरत की ज़िंदगी भी है, लेकिन कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो मेरा एक चीज़ रहा, मैं पर्दे की तरफ रहा, जो दुनियावी इल्म है। आखिरी मरहले में मैं 50 क्रॉस करके मैं देखने लगा कुरान को। मतलब नमाज पढ़ते थे, लेकिन मुझे समझ आ गया कुरान भी एक ऐसी किताब है जो सच्ची किताब है। एक मशर राह है हमारे हम सबों के लिए, खासकर हमारी जो यंग जनरेशन, जो इस वक्त की एज है, जो इस वक्त की तबाहियाँ हैं, जो वेस्टर्न का हम पर इस वक्त ये है असर है, इसकी तोड़ के लिए हमारी अगर कुरान हम पढ़ेंगे, और वो कुरान भी क्या पढ़ना है, इसमें मसलकियती असर नहीं होना चाहिए, भाई वो ये है, वो ये है, वो ये है। सही मानों में कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ के उस पर अमल करना है। जिसने पढ़ा नहीं है उसने कुरान सुनना है। और खासकर में मौलाना जो मस्जिदों में, उनको भी मैं यही नसीहत करता हूँ। नसीहत क्या करूँगा, वो आलिम लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, जो हमारी यंग जनरेशन है वो उनके हाथ में है। मैं भी जब से मस्जिद में गया बचपन से, तो मैंने यही देखा, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज का मकसद किसी को पता नहीं। हमें अलहम्द शरीफ के रियल मीनिंग पता नहीं। अगर हमें अलहम्द शरीफ के माने, सूरह फतह के माने पता चलेंगे। सूरह फतह जो है ये उम्मुल कुरान है, कुरान की मुआ है। अगर इसका सही माने हमें पता चलेगा तो हम भटकेंगे नहीं। उसमें लिखा है, उसमें दुआ है, लेकिन हमें कोटा याद है। अभी हमारे मौलाना साहब जो उनकी जिम्मेवारी है, उनकी ड्यूटी है, वो हमारे बच्चों को सिखाएं कुरान का मकसद, नमाज का मकसद, वज़ू का मकसद। अगर वो करेंगे, और फिर घर में रहना किस तरह है, माँ बाप के साथ क्या है, क्योंकि एक माँ बाप का ज़्यादा असर नहीं होता है बच्चों पर, एक उस्ताद का असर ज़्यादा होता है। एक माहौल ऐसा बनाए। वो वाज फरमाते हैं जुमा के दिन, करंट अफेयर्स के बारे में वो बोले। जो बच्चों में इस वक्त खराबियाँ हैं, हमारे माशरे में जो खराबियाँ हैं, उस माशरे के बारे में वो बोले, तो ये उनके लिए ठीक रहेगा, हमारे लिए भी ठीक रहेगा। एक लास्ट में बोलूँगा, आप देखो, आप भी इस गांव के रहने वाले, यहाँ 10-10, 20-20 गज पर यहाँ मस्जिद है, 3-4 जुमा यहाँ होते हैं। आप भी मुझे बोलो, जब जुमा का खुतबा होता है, खुतबा है एक सुनने के लिए, हफ्ता हो गया, हफ्ते के बाद हम दीन सुनेंगे, अहकाम सुनेंगे क्या है। मुझे आप ही बोलो, क्या आप सुन पाते हैं? नहीं। आवाज़ की इतनी टक्कर होती है, मैं क्या बोलूँ अब, मुझे इसमें फतवा लगेगा। जब ये जुमा के दिन वाज चलता है, मैं सीधा बात आपको बोलूँ, खुदा न खास्ता ऐसा माहौल होता है जैसे आग लगी होती है गाँव। अब मुझे बोलो,
कल गैर मुस्लिम ये सवाल करेगा, हमारे पास जवाब क्या है इस बारे में। इसके बावजूद मैं दुआ करता हूँ, हमारी दुआ ही है, हम दुआ ही कर सकते हैं, हम लड़ाई नहीं कर सकते, ना हम किसी को रोक सकते हैं। अगर हम बोलेंगे भी किसी को, लेकिन दिल में ये सोचते हैं, दिल में इस बात का हम रखते हैं। देखो हदीस शरीफ एक है कि आखिर ज़मान जब होगा, 3 तरह के लोग हैं। एक जो मतलब किसी चीज़ को रोकेगा बाजू से, उसका ऊंचा ईमान है। दूसरा इंसान नहीं रोक सकेगा, उसमें वो ताकत नहीं होगी। लेकिन अगर उसके दिल में ये होगा नहीं जी ये ठीक नहीं है, उसका भी ईमान है लेकिन ज़ईफ़ ईमान है। आजकल के लोग यही सोचते हैं, यही कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कर सकते हैं। हम दिल में ये सोचते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर निकले हैं। बाहर के लोग नॉन मुस्लिम हमें सवाल करते हैं कि भाई ये क्या सिस्टम है, यही आपके दीन ने सिखाया है, देखो कितना नॉइज़ पोल्यूशन है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, हमारे माशरे को अल्लाह ताला अच्छी हिदायत दे, सही दीन समझाए, सही दीन की तलकीन दे, अच्छा रास्ता दिखाए, रिज़्क़ हलाल खिलाए इनको और ईमान का रास्ता दिखाए। आखिर मेरी यही दुआ फारूक है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। तो आखिर में आप क्या कहना चाहते हो इस चैनल के बारे में? खालिद साहब ये मेरा कीमती वक्त ज़्यादा नहीं है, अब मैं लगभग ज़्यादा घर में ही बैठा रहता हूँ। जब मैं इतना नहीं कर सकूँ तो फिर क्या करूँगा। बाकी मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो एक खालिद साहब की चैनल है, ये एक अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड ये है बॉय है, इससे चैनल इंट्रोड्यूस की है, इससे बड़ी मेहनत से चैनल इंट्रोड्यूस की है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो है मैंने इंट्रो दिया इसको फॉलो करो। इस गांव में गैजेट अफसर भी हैं, पुलिस अफसर भी हैं, आर्मी अफसर भी हैं, बीएसएफ के अफसर भी हैं, यहाँ इंजीनियर भी हैं, यहाँ डॉक्टर भी हैं, मतलब बिजनेस क्लास के लोग भी अच्छे हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चैनल को इनक्रेज करें, खालिद साहब को इनक्रेज करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि वो लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं। ठीक है, हमें प्लेटफॉर्म पर आने नहीं देते, चलो कम से कम इस चैनल के ज़रिए हम अपनी बात रख सकते हैं, आम इंसान भी रख सकता है अपनी बात। तो बाकी जितनी चैनल आगे चलेगी, तरक्की करेगी, उतना लोगों को फ़ायदा है। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को कि इस चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। बाकी मसला